ओके बच्चे, तो आज हम लोग 12th क्लास अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 2। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था त्याग का अनुपात किसे कहते हैं, लाभ का अनुपात किसे कहते हैं। आज हम लोग लाभ का अनुपात ज्ञात करने का एक सम्स करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है ध्रुवील, गोपी और मुकुंद एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि वितरण का अनुपात कितना दिया बच्चे? 1:1:1। इसी को हम समान प्रमाण भी बोलते हैं, ठीक है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए 1, 2, 3 किया है। तो यहाँ पे पहली चीज ये याद रखना है कि जो पहला जो अनुपात होता है बच्चे, इसको बोलते हैं पुराना अनुपात। ये कौन सा अनुपात होगा? ये आपका ये पुराना अनुपात होता है, ठीक है। और ये जो भविष्य में बदल कर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नया अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साझेदार है? 3, ध्रुवील, गोपी और मुकुंद, ठीक है। तो इसका पुराना अनुपात दिया है 1, 1, 1। यानी अब तीनों को अगर प्लस करेंगे 1 + 1 + 1 तो टोटल कितना जाएगा बच्चे? 3, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में इस तरीके से लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ध्रुवील का पुराना अनुपात कितना है तो हम 1 नहीं बोलेंगे, हम 1/3 बोलेंगे, ठीक है। गोपी का 1/3 है और मुकुंद का 1/3 है, ठीक है। उसी तरीके से नया अनुपात है 1, 2, 3। जब 1, 2, 3 है बच्चे तो इसको जब प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 तो टोटल कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6। तो कहने का मतलब ध्रुवील का जो नया अनुपात है वो कितना बोलेंगे? 1/6। गोपी का 2/6 होगा और मुकुंद का 3/6 होगा, ठीक है। अब लाभ का अनुपात का जो फार्मूला होता है नया भाग माइनस पुराना भाग, ये फार्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये अगर आपसे कोई पूछे कि लाभ का प्रमाण का फार्मूला क्या है तो नया भाग माइनस पुराना भाग। अब यहाँ पे ध्रुवील का प्राप्त लाभ, तो बताओ ध्रुवील का जो पुराना अनुपात था वो 1/6 था बच्चे, ठीक है। और नया अनुपात कितना? 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 6 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, है ना। यहाँ पे 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो बताओ यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा बच्चे। तो 1 - 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी -1/6 आया। तो हमने बताया था कि जब लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं और आंसर किसमें है? माइनस में, तो उसको क्या होगा? त्याग। अगर त्याग में माइनस आएगा तो लाभ होगा। उसी तरीके से गोपी का निकालेंगे बच्चे। तो गोपी का जो दिया है यहाँ पे पुराना अनुपात है 2 नया अनुपात कितना दिया है? 2/6। और यहाँ पे नया अनुपात पुराना अनुपात कितना है? 1/3। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से आप गुना करेंगे, 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, गुना कर देंगे। ये तो आपने पढ़ा होगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0। ना लाभ हो रहा है ना त्याग हो रहा है। उसी प्रकार से मुकुंद का प्राप्त लाभ, तो ये जो 3/6 नया अनुपात है बच्चे, ठीक है। ये कौन सा अनुपात है? नया, ठीक है। क्योंकि लाभ का अनुपात का फार्मूले होता है नया माइनस पुराना। तो इसमें सबसे पहले नया लिखेंगे 3/6 और ये आपका हो जाएगा पुराना अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम 2 से गुना कर दो एलसीएम बराबर करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 - 2 यानी 1/6। अगर आंसर प्लस में आया तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो 1/6 है ये नया अनुपात है, ये 1/3 है ये पुराना अनुपात है। 2/6 बच्चे ये नया अनुपात होगा और ये हो जाएगा 1/3 पुराना अनुपात। बाकी इसका सॉल्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है? 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछते हैं बच्चे? 3 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण का बीच का अंतर। तो यहाँ पे 4 अंतर दिया है। तो सबसे पहले अर्थ में बता देता हूँ, ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या लिखेंगे कि जो अर्थ है मतलब परिभाषा, तो त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं? तो आपको इतना लिखना है कि साझेदारों को जो लाभ पहले मिलता था उससे कम मिले तो त्याग का प्रमाण कहते हैं, ठीक है। और त्याग कब ज्ञात करते हैं? ठीक है, अगर आते हैं त्याग कब ज्ञात करते हैं? तो जब नए साझेदार का प्रवेश होगा बच्चे तो हम क्या ज्ञात करते हैं? त्याग ज्ञात करते हैं, ठीक है।
जब नए शेयरदार का प्रवेश होगा तो क्या ज्ञात करेंगे, त्याग। शेयरदारी पीढ़ी के पुनर्गठन के समय पुराने शेयरदारों का त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। मतलब शेयरदारी का जब पुनर्गठन होगा तो भी त्याग का अनुपात ज्ञात करेंगे। तीसरा सूत्र है, तो त्याग का अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना भाग माइनस नया भाग, ठीक है। फिर एक क्यू ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आंसर है कि नए शेयरदार द्वारा लाई अपने भाग की ख्याति पुराने शेयरदार के बीच बांटने के लिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। कहने का मतलब है बच्चे कि जब नया शेयरदार जो आता है व्यवसाय में तो अपने भाग की ख्याति की जो रकम होता है वो पुराने शेयरदार के बीच क्या करते, बांटने के लिए त्याग का प्रमाण उपयोग करते हैं। एक्चुअली ये चीजें आप है ना चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जब हम प्रवेश का लेसन स्टार्ट करेंगे बच्चे तो आप ये पूरे डिटेल में बताएंगे कि ख्याति किस तरीके से बांटते हैं। लाभ का प्रमाण क्या होता है, तो शेयरदारों को जो लाभ पहले मिलता था उससे अधिक मिले तो उसको क्या बोलेंगे, लाभ का प्रमाण कहेंगे। अब बताओ लाभ का प्रमाण कब ज्ञात करना है, तो जब निवृत्त हो, जब कोई साझेदार बिजनेस में से चला जाए। मान लें कि हमारे पास 3 साझेदार है, ए, बी और सी। सी बिजनेस को छोड़कर चला जाए तो वहां पे हम क्या ज्ञात करेंगे, लाभ का प्रमाण ज्ञात करते हैं, ठीक है। और लाभ का अनुपात का सूत्र होता है नया भाग माइनस पुराना भाग। ये आपको, ये जो सूत्र है बच्चे ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है निवृत्त शेयरदार को दी जाने वाली भाग जो ख्याति की शेष है शेयरदारों द्वारा उनके लाभ के प्रमाण में दी जाती है। कहने का मतलब जो शेयरदार बिजनेस को छोड़कर जाता है तो उसको जो ख्याति की रकम देते हैं बच्चे वो कौन से अनुपात में देते हैं, लाभ के प्रमाण में देते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर जब हम 6 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि निवृत्त शेयरदार जो है उसको मिलने वाले ख्याति की रकम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आता है साझेदारी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन और उनकी हिसाबी असर। सबसे पहले तो एग्जाम में आता है कि पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, ठीक है। तो पुनः मूल्यांकन खाता का मतलब होता है बच्चे कि संपत्ति और दायित्व की कीमत में जो कमी वृद्धि होती है, ठीक है। संपत्ति और दायित्व की कीमत में जो कमी वृद्धि होती है उसे लिखने के लिए जो बही तैयार किया जाता है, जो खाता तैयार किया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। ये परिभाषा सिंपल में आपको मैंने बताया कि जब संपत्ति और दायित्व की कीमत में कमी या वृद्धि होता है तो उस कमी और वृद्धि को लिखने के लिए जिस खाते का उपयोग करते हैं उसे हम पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। अभी आता है कि साझेदारी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन और उनकी हिसाबी असर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि संपत्ति लेना में वृद्धि हो तो लाभ कहलाएगा। मतलब संपत्ति में अगर वृद्धि होता है तो लाभ कहलाता है। अब संपत्ति में वृद्धि कैसे होता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जमीन है जो हमने खरीदा था 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा था बच्चे, 1 लाख में, ठीक है। 1 लाख में खरीदा था। कुछ समय के बाद अब इसकी जो कीमत है वो 5 लाख हो गया। कितना हो गया, 5 लाख। तो बताओ बच्चे यहाँ पे 4 लाख की वृद्धि हुई कि नहीं, 4 लाख रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि होता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लाभ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, लाभ, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति लेना में कमी हो तो हानि कहेंगे। सीधी सी बात है, इसी का उल्टा ले लेते। मान लेते बच्चे हमारे पास एक फर्नीचर है, एक फर्नीचर है 50,000 का। कितने का है, 50,000। कुछ समय के बाद इसकी उपयोग करने के बाद, मतलब फर्नीचर खरीदा, 2-3 साल के बाद हमने इसका क्या क्या उपयोग किया। 4 साल के बाद इसकी कीमत मार्केट में मैंने पता लगाया बच्चे, तो कितना हो गया इसका, 10,000। तो बताओ यहाँ पे संपत्ति की कीमत में कमी हो गया, कितने का, 40,000। तो जो 40,000 आया बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग हानि कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दायित्व प्रावधानों में वृद्धि हो तो नुकसान होगा। दायित्व में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि कैसे होता है समझेंगे। मान लेते कि हमने बैंक लोन लिया, ठीक है। बैंक से क्या किया हमने बच्चे, लोन लिया 1 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया, 1 लाख रुपया। अब मुझे बीच में कुछ पैसे की और जरूरत पड़ा तो हमने 50,000 रुपया और लोन ले लिया, ठीक है। 50,000 रुपया लोन अलग से लिया। तो बताओ पहले हमने लोन ऑलरेडी 1 लाख रुपया लिया, अभी ले लिया 50,000। तो बताओ हमारा दायित्व क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है ना। दायित्व क्या हो गया, अभी 1,50,000 हो गया।
अब जब दायित्व में वृद्धि होता है तो बताइए मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना। ये 50,000 जो वृद्धि हुआ ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चे, हानि भी बोल सकते हैं, इसी को नुकसान भी कह सकते हैं। तो इतने रुपए का हमारा नुकसान हो गया। उसी तरीके से दायित्व प्रावधानों में कमी भी होता है। मान लेते कि हमारे पास एक लेनदार है जिसको पैसे देने हैं 50,000। कितना देना है, 50,000। कुछ समय के बाद उसने बोला कि यार आपकी स्थिति खराब है, तो ऐसा करो आप मुझे सिर्फ 40,000 रुपया दे दो। तो बताओ ऐसा कोई लेनदार होता है जो हमारी फीलिंग को समझता है, ठीक है। तो लेनदार को देना कितना था, 50,000। उसने बोला कि अभी आपकी स्थिति खराब है तो आप मुझे सिर्फ 40,000 दे दो। तो यहाँ पे जो 10,000 कम दिया ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए लाभ कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नहीं लिखी संपत्ति बही में लाने पर क्या हो जाएगा बच्चे, लाभ। और नहीं लिखी अगर दायित्व है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, हानि, ठीक है। नेक्स्ट है साझेदारी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, उनकी हिसाबी असर। ये सेम वही चीज है बच्चे जो भी हमने बताया आपको। अभी एक मेन आता है पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज याद रखना, मैं बता देता हूँ शॉर्टकट, कि पुनः मूल्यांकन खाता जो होता है वो उपज खर्च खाते के जैसा होता है। किसके जैसा होता है बच्चे, जो उपज खर्च खाता होता है उसी के जैसा होता है। उपज खर्च खाते का नियम क्या होता था कि जो भी खर्च हो या नुकसान हो उसको क्या कर देंगे हम लोग, उधार, ठीक है। जो भी खर्च या नुकसान होता है उसको हम उधार करते हैं, और जो उपज या लाभ होगा उसको हम क्या कर देंगे, जमा। यहाँ पे लिखेंगे उपज या लाभ, ठीक है। तो उपज या लाभ होगा तो उसको हम जमा कर देंगे। अब मुझे बताना है यहाँ पे, अगर संपत्ति की कीमत में कमी हो तो क्या लाभ होगा या हानि होगा, बताओ। संपत्ति की कीमत में अगर कमी होगा बच्चे तो क्या होगा, नुकसान होगा। और नुकसान हमेशा कहाँ लिखते हैं, उधार तरफ, ठीक है। इसलिए जब भी संपत्ति की कीमत में कमी होगा तो उसको हम उधार तरफ लिखेंगे, याद रखना है। संपत्ति में कमी कैसे होता है, जैसे सपोज मान लें कि हमने 1,00,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। कुछ समय के बाद जब हम इसको बाजार में बेचेंगे तो मुझे सिर्फ 60,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 60,000। तो बताओ मेरा 40,000 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं। तो जो 40,000 रुपये का नुकसान है इसका मतलब संपत्ति में क्या हो गई, कमी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत का मतलब होता है कि अगर किसी ग्राहक को हमने उधार पर माल बेचा है, ठीक है, लेकिन अब उसके पास से जो पैसे है वो मिलने वाला नहीं है, ऐसा पक्का भरोसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। तो अगर कोई ग्राहक पैसा लेके भाग जाए बच्चे या पैसे नहीं देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। और डूबत ऋण व्यवसाय के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो नुकसान होगा तो हम उधार तरफ लिखेंगे। उसी तरीके से देनदार बट्टा अनामत है। अगर किसी कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं तो बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, तो इसको उधार तरफ लिखना है। दायित्व में वृद्धि, अगर दायित्व बढ़ेगा तो भी मेरा क्या है, नुकसान है। अगर मान ले बैंक से हमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, कुछ समय के बाद हमने 50,000 रुपए का और लोन ले लिया, तो इसका मतलब हमारा दायित्व क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। जब दायित्व बढ़ता है तो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। तो इसको उधार तरफ लिखना है। अदत्त दायित्व, अदत्त का मतलब होता है कि चुकाना बाकी वेतन। चुकाना बाकी वेतन का मतलब होता है कि अभी तक हमने वेतन चुकाया नहीं है या किसी को चुकाना बाकी है। तो अगर कोई चीज किसी का बाकी बचे तो मेरे लिए क्या भविष्य में होने वाले खर्च है, इसलिए इसको उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसी का उल्टा है, संपत्ति में अगर वृद्धि हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अगर मान लें 10,000 का एक हमारे पास यंत्र है, तो अब उसकी कीमत हो जाए 20,000, तो बताओ 10,000 का फायदा है कि नहीं बच्चे। तो जो 10,000 का फायदा होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ। उसी तरीके से संपत्ति लिखना बाकी संपत्ति, अगर कोई संपत्ति हमारे पास है लेकिन लिखना बाकी है तो वो भी हमारे लिए फायदा है। मिलना बाकी आवक, अगर कोई पैसा मुझे मिलने वाला है, अभी नहीं लेकिन भविष्य में मिलने वाला है तो मेरे लिए लाभ है, इसलिए जमा तरफ लिखेंगे। पूर्वदत्त खर्च, जो खर्च हम पहले कर देते बच्चे, जैसे अग्रिम चुकाया बीमा, ठीक है। तो जो खर्च पहले कर देते वो भी हमारे लिए क्या होता है, फायदा है, इसलिए जमा तरफ लिखेंगे। दायित्व में अगर कमी हो जाए तो मेरे लिए प्रॉफिट है। अगर मान ले कोई लेनदार को 10,000 रुपया देना था, लेकिन अभी वो लेनदार बोल रहा है कि सर मुझे सिर्फ है ना 4,000 दे दो, तो इसका मतलब 6,000 रुपये का क्या हो गया बच्चे, हमारा दायित्व में कमी हो गया। तो दायित्व में कमी हमारे लिए लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे। अब इसका टोटल करेंगे, अगर जमा ज्यादा हुआ बच्चे तो लाभ होगा, अगर उधार ज्यादा होगा तो हानि होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच।